नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, समझते हैं। कभी-कभी लगता है कि आध्यात्मिक गहराइयों को छू लिया, पर फिर सवाल उठता है, ये जो समझ है, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में पूरी तरह कैसे उतारें? वो एक एहसास होता है ना कि हाँ, पता तो है, पर उसे जी पाना, वैसा बन पाना जैसा हम बनना चाहते हैं, वो भी लगातार, ये मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास जो सामग्री है आज, एक दस्तावेज है, उसके अध्याय 30 के कुछ अंश, वो इसी इसी कश्मकश को बड़ी ईमानदारी से दिखाते हैं। कैसे उस गहरी समझ को, उस अंदरूनी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अक्सर वो गांधी जी की बात याद आती है, वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है, प्रेरणादायक तो है। पर इसे असल में जीना, उसमें चुनौतियां तो आती ही हैं। तो आज का इरादा यही है कि इस आम सी लगने वाली मानवीय उलझन को थोड़ा खोलें और जो स्रोत हमें मिला है, उसमें जो नजरिए दिए हैं, जो रास्ते सुझाए हैं, उन पर खुलकर बात करें। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ। ये बात वाकई दिलचस्प है और बहुत प्रासंगिक भी। मतलब बौद्धिक स्तर पर कुछ समझ लेना और उसे अपने अनुभव का, अपने होने का हिस्सा बना लेना, इन दोनों में अक्सर एक फासला रह जाता है। और खासकर जब बात हो व्यक्तिगत विकास की या कह लें आध्यात्मिक जागृति की, तो ये फासला कई बार और साफ महसूस होता है। सही कहा। और खास बात यह है कि ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये कोई रटे रटाए जवाब नहीं देती, बल्कि ये आत्मकरुणा पर, मतलब खुद के प्रति थोड़ी नरमी, थोड़ा धैर्य रखने पर बहुत जोर देती है। ये पूरी प्रक्रिया को अपनाने की बात करती है, ना कि सिर्फ नतीजों पर टिके रहने की। और हाँ, कुछ ठोस व्यवहारिक तरीके भी बताती है, जिन पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा। तो हमारी चर्चा का केंद्र यही रहेगा कि कैसे जानकारी को सिर्फ दिमाग में न रख के जीवन में उतारा जाए। हाँ, और स्रोत में जो एक निराशा सी झलकती है, वो मुझे बहुत सच्ची लगी। मतलब ये जानना कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो प्रेम है, या हमें प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने कामों में, अपनी बातों में वो प्रेम ना दिखा पाना, कभी धरती के लिए, कभी आसपास के लोगों के लिए, अरे कभी कभी तो खुद के लिए भी। बिल्कुल। वो स्नेह, वो सम्मान ना दिखा पाना जिसका हमें ज्ञान है। स्रोत में लेखक बताते हैं कि वो अपने जीवन के 7वें दशक में है। हाँ। और तब भी उन्हें लगता है कि प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी वो चाहते हैं। एक बेचैनी सी महसूस होती है। सवाल उठता है, क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा? देखिए, इसे ना व्यक्तिगत विकास की यात्रा का एक बहुत ही स्वाभाविक पड़ाव मानना चाहिए। जब हम अपनी आज की हालत और जो हम बनना चाहते हैं उसके बीच का अंतर देखते हैं, तो अक्सर क्या होता है, हम खुद की आलोचना करने लगते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझ में अभी भी कमी है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये सामग्री इस सोच को चुनौती देती है। ये याद दिलाती है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो प्रेम और अच्छाई ही है। और सबसे जरूरी बात ये कहती है कि प्रगति जो है ना, वो सीधी रेखा में नहीं चलती। ऐसा नहीं कि एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4 आएगा। अच्छा। बल्कि ये घातांकीय होती है, एक्सपोनेंशियल। मतलब 2 से सीधे 4, 4 से 8, 8 से 16। ओहो। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में शायद धीमा लगे, लेकिन फिर अचानक तेजी आ सकती है विकास में। घाटांकीय वृद्धि, अरे ये विचार तो अपने आप में काफी उम्मीद देता है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस तरह का उछाल कब और कैसे आता है? क्योंकि रोजमर्रा में तो ये तरक्की अक्सर बहुत धीमी और संघर्ष वाली लगती है। स्रोत सीधे सीधे कोई टाइमलाइन तो नहीं देता, पर वो इशारा करता है कि ये जो अचानक लगने वाला उछाल है ना, वो असल में पीछे जो लगातार कोशिशें की हैं उसी का नतीजा होता है। वो कहता है कि जिस पल आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रगति क्यों नहीं कर रहा, शायद उसी पल आप उस घातांकीय मोड़ के बहुत करीब हो। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन के लिए कोशिश करना, इस दिशा में कदम बढ़ाना, यही अपने आप में उस राह पर चलना है। मंजिल ही सब कुछ नहीं, चलने का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक और बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सामग्री ये कहती है कि हमारी अपनी मुश्किलें, हमारे अपने संघर्ष, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। किसी ऐसे इंसान को देखना जो हमेशा एकदम सही, परफेक्ट लगे, शायद उतना भरोसा ना जगाए। सही बात है। लेकिन किसी को गिरते हुए, जूझते हुए और फिर उठकर आगे बढ़ते हुए देखना, ये दूसरों को हिम्मत देता है कि हाँ, वो भी कर सकते हैं। दस्तावेज में एक लाइन है, अपने संघर्षों के खत्म होने की कामना न करें। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो। बल्कि उन्हें और साफ होने दें और फिर उन पर जीत हासिल करें, ताकि दूसरे देख सकें कि हाँ, ये मुमकिन है।
मतलब अपना अनुभव बांटना भी एक तरह की सेवा हो सकती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत इसे सामूहिक विकास, कलेक्टिव एवोल्यूशन से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? वो समझाता है कि हमारी हर कोशिश, हर छोटी जीत, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरी मानवता की जो सामूहिक चेतना है ना, उसके विकास में एक छोटा सा हिस्सा डाल रही है। जब एक व्यक्ति अपने अंदर के किसी नेगेटिव पैटर्न को जीतता है, तो वो उस रास्ते को दूसरों के लिए थोड़ा आसान बना देता है। हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और एक का विकास सबका विकास है। वाह! ये सोचना कि हमारे निजी प्रयास भी एक बड़े मकसद का हिस्सा हैं, ये तो संघर्ष को बिल्कुल नया मतलब दे देता है। लेकिन फिर भी धैर्य रखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब बदलाव की इच्छा बहुत तेज हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धैर्य रखना शायद इस सफर का सबसे मुश्किल पहलू है। लेकिन स्रोत यहां भी हमें धीरज रखने को कहता है, अपने प्रति धैर्य और इस पूरी प्रक्रिया के प्रति धैर्य। वो हमें याद दिलाता है कि हम एक बीज की तरह हैं, फल बनने में समय लगता है। और एक बहुत ही उम्मीद भरी बात जो स्रोत कहता है, वो ये है कि शायद सबसे कठिन चढ़ाई, सबसे मुश्किल दौर, वो अब पीछे छूट चुका है। सच? हाँ, कि आगे का रास्ता शायद उतना मुश्किल ना हो जितना हम सोच रहे हैं। ये एक तरह का आश्वासन है कि हम सही दिशा में हैं। ये नजरिया यकीनन मददगार है, खासकर उन पलों में जब लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा। तो इस समाज और नए नजरिए के साथ कि संघर्ष यात्रा का हिस्सा है और धैर्य जरूरी है, अब उन व्यवहारिक तरीकों पर बात करते हैं जो स्रोत हमें इस एकीकरण की प्रक्रिया में मदद के लिए सुझाता है। हाँ, उन उपकरणों पर। हाँ, और स्रोत ये साफ करता है कि ये कोई एकमात्र सही तरीके नहीं है, बस कुछ विकल्प हैं, कुछ दिशाएं हैं जिन पर चला जा सकता है। पहला तरीका जो बताया गया है वो है अपनी प्रक्रिया साझा करें, शेयर योर प्रोसेस। इसका मतलब है कि हम अपने विकास की यात्रा, जिसमें कामयाबी, नाकामयाबी, संघर्ष, सीख सब कुछ शामिल है, उसे ईमानदारी से उन लोगों के साथ बांटें जिनके जीवन पर हमारा असर पड़ता है, जैसे अपने बच्चों, दोस्तों या साथ काम करने वालों के साथ। अच्छा। स्रोत कहता है कि ऐसा करने से न सिर्फ हमें खुद को ज्यादा सच्चा और सशक्त महसूस होता है, बल्कि ये दूसरों को भी अपनी यात्रा अपनाने के लिए हिम्मत देता है। ये दिखाता है कि विकास कोई सीधी लकीर नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। हाँ, इसमें ये जो प्रामाणिकता है ना, ऑथेंटिसिटी, ये बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ अपनी कामयाबियां नहीं बल्कि अपनी कमजोरियां और कोशिशें भी साझा करते हैं तो एक गहरा इंसानी जुड़ाव बनता है। स्रोत इसे अपनी दिव्यता को व्यक्त करने की इच्छा को मजबूत करने का एक तरीका भी मानता है। ये कहने जैसा है, देखो मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और ये ठीक है। ये दूसरों को भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन पर काम करने की हिम्मत देता है। बिल्कुल। दूसरा तरीका है एक कारण बनाएं, क्रिएट अ रीजन। एक क्यों। हाँ, यानी अपने व्यक्तिगत विकास की कोशिशों को किसी बड़े मकसद से, किसी बड़े क्यों से जोड़ना। सिर्फ ये सोचना कि मुझे बेहतर बनना है शायद काफी न हो, खासकर जब मुश्किलें आए। स्रोत पूछता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और फिर जवाब देता है कि आपका रास्ता सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरी सामूहिक चेतना की सेवा कर रहा है। आपकी हर तरक्की, हर समझ आने वाली पीढ़ियों के लिए या आपके साथ के लोगों के लिए भी रास्ते को आसान बनाती है। हाँ, वो आपके अनुभवों की सीढ़ियों पर चढ़कर शायद और तेजी से आगे बढ़ सके। ये क्यों का सवाल, ये सच में बहुत ताकतवर है। देखिए, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हमारे कामों का कोई गहरा मतलब होता है तो हम ज्यादा टिके रहते हैं। हाँ, जब हमारी कोशिशें सिर्फ अपने फायदे या संतुष्टि से आगे बढ़कर किसी सामूहिक भलाई, किसी विरासत बनाने या, जैसा स्रोत कहता है, मानव जाति की सेवा से जुड़ जाती हैं, तो प्रेरणा का स्रोत बहुत गहरा हो जाता है। सही कहा। ये मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि तब ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं रह जाता। तीसरा तरीका जिसे स्रोत ने सबसे शक्तिशाली उपकरण कहा है वो है कृतज्ञता व्यक्त करें, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ बात सिर्फ अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया कहने तक नहीं है। स्रोत का सुझाव है कि हम हर चीज के लिए कृतज्ञता का चुनाव करें, चाहे वो हमें अच्छी लगे या बुरी, सुखद हो या मुश्किल। हर चीज के लिए, मुश्किलों के लिए भी। हाँ, जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है उसके प्रति एक स्वीकृति और धन्यवाद का भाव। और स्रोत इसे सबसे शक्तिशाली शायद इसलिए कहता है
क्योंकि उसका तर्क है कि कृतज्ञता एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा पैदा करती है जो ना सिर्फ हमारी अंदरूनी हालत बदलती है बल्कि आने वाली हर परिस्थिति के स्वभाव को भी बदल सकती है। स्रोत यहाँ एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, ट्रांसमोग्रिफाई। ट्रांसमोग्रिफाई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी चीज का रूप एकदम आश्चर्यजनक या जादुई तरीके से बदल देना। विचार यह है कि कृतज्ञता चुनकर हम अपनी असलियत को सक्रिय रूप से बना रहे हैं, को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक महसूस करने वाले भावना नहीं बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा बदलने वाला एनर्जी शिफ्टर है। वाओ, ये तो बहुत गहरा विचार है कि मुश्किलों के लिए भी शुक्रगुजार होना स्थिति को बदल सकता है। ये हमारी आम सोच से काफी अलग है। चौथा तरीका है अस्तित्व की स्थिति चुनें। चूज अ स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब है कुछ भी सोचने, कहने या करने से पहले ये होशपूर्वक चुनना कि आप उस पल में कैसे होना चाहते हैं। आपका होने का भाव क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी तनाव वाली मीटिंग में जा रहे हैं तो पहले तय करना कि मैं शांत और ग्रहणशील रहूंगी, या किसी बहस के बीच में चुनना कि मैं समझदार रहूंगी। ये असल में प्रतिक्रिया, रिएक्शन से रचना, क्रिएशन की ओर एक बड़ा कदम है। आमतौर पर क्या होता है, हमारा होना बाहरी हालात से तय होता है। किसी ने गुस्सा दिलाया तो हम गुस्सैल हो गए, अच्छी खबर मिली तो खुश हो गए। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जीवन इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं और इस पर ज्यादा कि आप वो काम करते समय क्या हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ, आपकी होने की अवस्था आपके कामों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ये इरादे की शक्ति का होशपूर्वक इस्तेमाल है, अपनी ऊर्जा को दिशा देना। तो ये सिर्फ बाहरी काम नहीं बल्कि अंदर की अवस्था पर ध्यान देने की बात है। और पांचवा आखिरी उपकरण है आत्मा के साथ जाए। गो विद द सोल। आत्मा के साथ। हाँ, स्रोत यहां हमारे अंदर दो केंद्रों की बात करता है, एक मन का तर्क केंद्र और दूसरा आत्मा का ज्ञान केंद्र। अक्सर हम जीवन में जो होता है उस पर अपने मन में जो सीमित जानकारी है, पुराने अनुभव हैं, तार्किक सोच है, उसके आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। मन पुराने डेटा पर काम करता है। लेकिन ये तरीका हमें आत्मा के सहज, एकीकृत और असीम ज्ञान से जुड़ने को कहता है। आत्मा के ज्ञान केंद्र से जुड़ने का मतलब क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत कहता है कि आत्मा वो आयाम है जहां सब कुछ पहले से ही पूरा और एकीकृत है, वहां कोई दुविधा नहीं है। इसलिए जब भी कोई स्थिति सामने आए, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकें। हाँ, मन के शोर को थोड़ा शांत होने दें और फिर बिना ज्यादा सोचे विचारे, बिना विश्लेषण किए, जो पहली सहज प्रतिक्रिया या अंदरूनी आवाज उभरे उसके साथ जाएं। अच्छा। स्रोत का मानना है कि ये आत्मा के गहरे ज्ञान का अपने आप सामने आना होगा, जो अक्सर मन के तर्कों से ज्यादा सही और हमारे हित में होता है। ये वाकई दिलचस्प है। ये हमें अपने सीमित दिमागी दायरे से बाहर जाने का न्योता देता है। मन अक्सर विश्लेषण, डर और पुरानी कंडीशनिंग के आधार पर काम करता है, जबकि आत्मा शायद उस पल की पूरी सच्चाई और संभावनाओं को देख सकती है। हाँ। ये जैसे अपने दिमाग से बाहर होके काम करने जैसा है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर गहरे ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। ये भरोसा करने की बात है कि हमारे अंदर तर्क से परे भी एक मार्गदर्शन प्रणाली है। और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, स्रोत बार बार ये याद दिलाता है कि ये पांचों तरीके सिर्फ सुझाव हैं, विकल्प हैं। कोई एक सही रास्ता नहीं है जो सबके लिए काम करे। बिल्कुल। यहाँ जरूरी सवाल ये उठता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए कौन सा तरीका किस वक्त सबसे ठीक रहेगा, और इसका जवाब शायद सिर्फ आजमा कर देखने से ही मिलेगा। हो सकता है किसी के लिए कृतज्ञता सबसे कारगर हो, किसी के लिए अपनी प्रक्रिया साझा करना ज्यादा मददगार हो। हाँ, ये तो है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश तो यही लगता है कि ज्ञान को जीवन में उतारना, यानी एकीकरण, वो कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। सही, एक प्रक्रिया। हाँ, एक प्रक्रिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं जो एक दिन अचानक पूरी हो जाएगी, बल्कि ये रोज के चुनाव और अभ्यास का मामला है। और इस प्रक्रिया में खुद के प्रति करुणा और धैर्य ये बहुत जरूरी है। हमारे संघर्ष, हमारी अंदरूनी खिंचतान, ये नाकामी के निशान नहीं बल्कि इस यात्रा का जरूरी हिस्सा हैं। और जैसा स्रोत बताता है, ये संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा और सेवा का जरिया भी बन सकते हैं। और उस यात्रा में मदद के लिए हमारे पास कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें हम आजमा सकते हैं। हाँ, वो 5 तरीके। अपनी प्रक्रिया साझा करना, एक गहरा क्यों ढूंढना,
हर हाल में कृतज्ञता चुनना, अपनी होने की अवस्था को होशपूर्वक बनाना और मन के तर्क से परे जाकर आत्मा की सहज बुद्धि पर भरोसा करना। और शायद एक आखिरी ख्याल जिस पर हम सोच सकते हैं, वो स्रोत के मूल भाव से ही निकलता है, भले ही इन्हीं शब्दों में ना कहा गया हो। क्या हो अगर असली एकीकरण या जागृति का मतलब वो जो आदर्श स्थिति है जहां हम हमेशा प्रेम और शांति में हों, और हमारी जो रोज की हकीकत है जहां हम चूक जाते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके बीच की खाई को पूरी तरह मिटा देना है ही नहीं? अच्छा, तो फिर क्या है? हो सकता है कि असली जागृति इस खाई को स्वीकार करने में हो और हर दिन, हर पल होशपूर्वक और करुणा के साथ उस खाई को नेविगेट करने में हो। नेविगेट करना मतलब ये जानते हुए कि हम परफेक्ट नहीं हैं, फिर भी प्रेम, कृतज्ञता और चेतना को चुनने की लगातार कोशिश करना। शायद ये नेविगेशन ही, ये संतुलन साधने की लगातार कोशिश ही वो होना है, वो जागृत अवस्था है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। खाई का मिटना नहीं, बल्कि खाई में होश से जीना सीखना। ये वाकई एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। शायद यात्रा ही मंजिल है और उस यात्रा को जागरूकता और करुणा के साथ जीना ही असली कला है। इन गहरे विचारों और व्यावहारिक दिशा निर्देशों के लिए स्रोत सामग्री का बहुत आभार। हमारी आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।